मैं हूं गौतम राणेसागर, लेकर के उपस्थित हुआ हूं कार्यक्रम आईना सच का। वॉइस ऑफ मानवता सिर्फ सच के लिए लड़ता है, सच दिखाता है, और जो 3 चीजें दिखाता है वो है सच, सच और सिर्फ सच दिखाता है। जिस तरह से भारत भूमि पे पूरी तरह से सरकार ने झूठ का चोला धारण कर रखा है, झूठ युग शुरू कर रखा है, उस झूठ युग का खुलासा करने का हमने प्रण ले रखा है, क्योंकि देश देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, और उस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में कोई सल्तनत किसी की नहीं है। और जब किसी की सल्तनत नहीं है, एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में कोई प्रतिनिधि के आधार पे उसका प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व के आधार पे कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कोई राष्ट्रपति हो जाए, तो वो इस देश का सल्तनत नहीं हो सकता, सुल्तान नहीं हो सकता। उसे आचरण हमेशा जनप्रतिनिधि के रूप में ही करना पड़ेगा। सुल्तान का आचरण नहीं हो सकता, तानाशाह का आचरण नहीं हो सकता, जो आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे मोदी, जिस विषय पे बात करेंगे, विषय है मोदी सरकार फेल, बनेगी राष्ट्रीय सरकार। जब कोई एक सरकार फेल हो जाती है, उसका मंत्रिमंडल काम करना बंद कर देता है, विधिवत काम करना बंद कर देता है, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय सरकार का ही प्राविधान है। और चूंकि एक फ्रंट पे नहीं, सबसे पहले जब से कोरोना का फैलाव हुआ है, कोरोना आयातित किया गया है, तब से तांडव बहुत बड़ा है। जिस गुजरात मॉडल की लंबे समय से बात की गई, गुजरात मॉडल के बड़े ख्वाब दिखाए गए, उस गुजरात मॉडल का आलम यह है कि वहां सबसे बड़ा हॉस्पिटल सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर, स्टाफ नर्स और सब लोग कर्मचारी और मेडिकल कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं। वजह साफ है, पीपीई नहीं है, N95 किट नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, आईसीयू वार्ड नहीं है, जिसकी जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा सैनिटाइजेशन की भी कोई व्यवस्था वहां नहीं है, जिसका उदाहरण दिया गया, जिसके बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, और लॉकडाउन जो किया गया, ये कहा गया, बड़े दावे के साथ कहा गया था कि महाभारत 18 दिन में खत्म हुआ था, लेकिन कोरोना को हम 21 दिन में जीत करके दिखा देंगे। इन्हीं सरकार के खोखले दावों पे चर्चा करने के लिए धरातल क्या कहती है, खोखले दावे क्या क्या कहते हैं, और सबसे जो विषम परिस्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, वो क्वारंटाइन सेंटर के हैं। पूरा देश हलकान है, भ्रमित है, समझ नहीं पा रहा कि ये सारे क्वारंटाइन सेंटर है या कंसंट्रेशन सेंटर है या फिर डिटेंशन सेंटर है। इसी को समझने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित अतिथियों से हम आपका परिचय कराते हैं, इसके बाद चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? दूसरे हमारे जनाब जावेद अहमद खान साहब है, जो आरएलडी के प्रवक्ता है। जावेद अहमद साहब, वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तीसरे एडवोकेट संतोष भारद्वाज जी, जो सुभाषपा के प्रवक्ता है, हमारे बीच उपस्थित है। और आपका संतोष जी, वॉइस ऑफ मानवता बहुत बहुत स्वागत करता है। मनोज जी, सबसे पहला प्रश्न आपके पास लेकर के आते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो परिस्थितियां पूरे देश में है, धरातल पे कुछ और है, कागजों में कुछ और है।
फाइलें बड़ी सुहानी लगती है, लेकिन कागज उतना ही दर्दनाक दिखता है। तो हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये धरातल क्यों दर्दनाक दिखता है और कागज सुहाने क्या दिखते हैं, इसके पीछे कौन सी फरेब काम कर रही है। मनोज जी। देखिए राणे साहब, एक बात हम सभी को समझनी पड़ेगी कि भाजपा पे 95 से लगातार एक आरोप लगता आया। जब इन्होंने अपने सबसे पीक के दौर में नारा दिया था इंडिया साइनिंग का, उस वक्त भी देश में यही चर्चा होती थी और लगातार सभी लोग कहते थे कि ये अमीरों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, गरीब किसान मजदूर नौजवान की सरकार नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि किसी पार्टी का, जो किसी पार्टी की सोच है, वो क्या किसी ऐसी परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां देश में आम जनता के लिए, आम जनता का मतलब है जो किसान है, मजदूर है, जो कामगार है, जो इस देश में इस अर्थव्यवस्था को चलाने में निचले पायदान से धक्का देने का काम करता है, उसके प्रति ये सरकार कभी भी कोई भी ऐसा रवैया नहीं कर सकती जिससे कि आप ये कह सको कि ये सरकार धरातल पे काम कर रही है। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि मोदी जी को 19 का चुनाव जीतना था, तो मोदी जी ने तात्कालिक लोगों के मन को बदलने के लिए किसानों के अकाउंट में कहा कि हम 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं और इतनी किस्तों पे इतना इतना पैसा हम देते रहेंगे और हम किसान सम्मान राशि हमेशा हम देते रहेंगे। आज उस किसान सम्मान राशि के आंकड़ों को उठा के देख लीजिए। चुनाव से पहले पहली किस्त सबको दे दी, चुनाव के बाद रिजल्ट आया तो आधों को दी, इसके बाद तीसरी किस्त आते आते उसको पाने वाले गुजरात के चुनिंदा किसान रह गए, बाकी हर जगह से उसको बंद कर दिया गया। तो राणे साहब, ये सरकार ऐसी है जो सरकार सिर्फ और सिर्फ छलने का काम करती है, गरीब को, मजदूर को, किसान को। और जो आज की परिस्थितियां हैं इसमें तो भद्दा मजाक है। मैं लोगों से चर्चा करता हूं कि पूरे विश्व का डाटा उठा के देख लीजिए कि इस महामारी के दौरान किसी भी देश की जनसंख्या में रहने वाले लोगों के प्रति उस देश का रवैया कैसा रहा। मैं उदाहरण देता हूं कि हिंदुस्तान में जितना तो हम भेड़ बकरियों को भी इस तरह मेरे ख्याल से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जाते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम सारे स्टेटों में मजदूरों को जाना पड़ रहा है। चाहे वो बंद गाड़ियों में जा रहे हैं जहां सांस लेने की जगह नहीं है, खाने की पीने की बात तो छोड़ दीजिए, हवा एसी कूलर की बात तो छोड़ दीजिए, जो नेचुरल गाड़ी चलती हवा लगती वो भी नहीं लग रही है। तो आप कल्पना करके देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। और ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं जो मेरे ख्याल से अब तक शायद भारतवर्ष में कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो कोई युद्ध काल का समय रहा हो, कितने युद्ध भारत ने लड़े हैं, या भारत में वो उस गरीबी के दौर को भी अगर हम याद करें, तब भी शायद इस तरह की विकट परिस्थितियां कभी नहीं आई। सरकार ने आत्मनिर्भर शब्द बोल के राणे साहब ये मैसेज दे दिया कि सरकार पूरी तरीके से असक्षम है, सरकार की कोई मंशा नहीं काम करने की। लोन देने की बात करते हैं, ना कि किसी देशवासी को मदद करने की बात कर रहे हैं। ये कोई भी मदद करने की बात नहीं कर रहे। लोन दे देंगे आपको, हम ये दे देंगे, आप तो मारने की बात कर रहे हो लोन देके। जी, फिर हम लौट के आते हैं मनोज जी। मनोज जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जावेद जी उसी प्रश्न को लेकर के आपके पास आ रहे हैं। मनोज जी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के नाम पे पहली किस्त 2000 रुपए की दी गई 2018 में। 19 में चुनाव था, मेरे ख्याल से 18 में घोषित की गई, फरवरी में पहली किस्त इशू की गई, कुछ खातों में डाले गए और खातों में डाले जाने के बाद ही केनरा बैंक ने सारे के सारे पैसे वापस मंगा लिए, सारे पैसे वापस मंगा लिए। तो ये मनोज जी कह रहे हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली सरकार है, केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है, धरातल पे कुछ करती नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये सरकार अपने सपना दिखाने में सफल क्यों हो जाती है, कौन सा फरेब करती है जो इसके झांसे में, एक हमारे देश में झांसी की रानी प्रसिद्ध थी, दूसरे झांसों के राजा के रूप में हमारे प्रधान सेवक प्रसिद्ध हैं, तो जनता इनके झांसों में क्यों आ जाती है, हम ये समझना चाहेंगे। देखिए राणे साहब, जो मनोज भाई ने बात उठाई है, जो सवाल आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा भारत बहुत सहिष्णु, यहाँ के लोग बहुत भोले भाले, बहुत सीधे साधे लोग हैं
और ये लोग झूठ को इतना ज्यादा बोलते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग उसको सच मान बैठते हैं और बाद में वो आम आदमी इस देश का वो अपने को छला हुआ महसूस करता है। ये भारतीय जनता पार्टी या इसका पूर्व संस्करण जो भारतीय जनसंघ था, आप इसकी कहीं भी सरकार कभी भी बनी हो, राज्यों में बनी हो या स्थानीय निकाय में इसने कहीं कब्जा किया हो, इसने जब भी कहीं पर सत्ता हासिल की है तो इसने इस देश के साथ छल और फरेब के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं किया है। किसान को इसने तो किसान नहीं रहने दिया, किसान को इसने जातियों में विभाजित करने का काम किया, किसान कौम को ही समाप्त कर देने का इसने एक अभियान छेड़ दिया था। आप बताइए, आज जिस व्यक्ति की सुबह सत नमन करके शुरुआत हुई है, उसका आप जो है सीधे सीधे सिद्धांत देख लीजिए, उसका दर्शन देख लीजिए। उसने कहा था बहुत जावेद साहब का संपर्क हमसे टूट गया है। प्रश्न लेकर के हम आगे संतोष भारद्वाज जी आपके पास आ रहे हैं। भारद्वाज जी, जिस तरह से लॉकडाउन घोषित किया गया, लॉकडाउन घोषित करने के पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी और जिस देश में 135 करोड़ की आबादी हो, अनप्लान्ड वे में कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये कहा जाए कि कोई प्लानिंग नहीं थी तो हम ये मान करके चलेंगे कि सरकार प्लान नहीं किया, छोटी सी गलती हो गई होगी। लेकिन ये जो काम करते हैं, बकायदा रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल के बाद वो काम करते हैं, तो ये नहीं माना जा सकता कि इन्होंने प्लानिंग किए बगैर ही लॉकडाउन किया। इनकी प्लानिंग कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये इस देश से तकरीबन 30 करोड़ लोगों को, जो बहुत पहले से रणनीति बना के चल रहे थे कि 30 करोड़ लोगों को जो वोट देने का अधिकार है, उनकी सिटीजनशिप डाउटफुल करेंगे और वो सीएए के जरिए नहीं कर पा रहे थे, एनपीआर के जरिए नहीं कर पा रहे थे, एनआरसी के जरिए नहीं कर पा रहे थे। तो इस कोरोना के जरिए जिस तरह से प्रधान सेवक जी ने ये कहा कि हम इस महामारी को अवसर के रूप में प्रयोग करेंगे, तो क्या 30 करोड़ लोगों को जो उनकी सिटीजनशिप डाउटफुल करने की बात थी वो तो नहीं हो पाएगी? क्या 30 करोड़ लोगों को मारने की प्लानिंग के तहत अनप्लान्ड वे में तो काम नहीं किया गया? संतोष जी। जी बिल्कुल राणे साहब, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश की जनता ने उनको जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का एक मौका दिया है। आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, इन सब के साथ छलावा करने का काम किया है, हमेशा इनको छलने का काम किया। आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये हमेशा अपने आप को बोलती है कि हम गरीबों की पार्टी हैं। हालांकि पूरे देश जानती है कि अमीरों की पार्टी है, लेकिन ये अपने आप को दिखाने का प्रयास हमेशा करते हैं कि हम लोग जो है हमेशा आम जनता के लिए और देश के लिए हम काम करते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी बनते हैं, हिंदूवादी पार्टी बनने का दावा करते हैं, बट ये सारी चीजें सिर्फ ये वोट बैंक के लिए है। आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन किया है, या इससे पहले आप 2014 की हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। 2014 में अगर हम देखें तो 2014 में जब इनकी सरकार बनती है तो इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि जो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। संतोष जी, अभी हम आपको रोक रहे हैं। 2014 में जाने की हमें जरूरत नहीं। 2020 ने इतना दर्दनाक स्थिति पूरे देश में पैदा की है कि 14 की स्थिति तो बहुत ही कमजोर थी, तो इसलिए 2020 की स्थिति पे बात करेंगे। आज पूरा देश जिस तरह से बरसात में बरसाती मेढक टर करते हुए निकलते हैं, आज उसी संख्या में देश के सम्मानित मजदूरों को मेढक जैसे निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि न उनकी रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न प्रॉपर किसी चीज की व्यवस्था है, जबकि कागज बड़े सुहावने तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं कि सारी व्यवस्था है। तो हम इन 2020 की इंतजामियों पे जानना चाहते हैं और खास तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बेहतरीन हॉस्पिटल है गुजरात का, वहां पीपीई नहीं है,
पर्सनल प्रोटेक्टिव किट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, N95 मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? बिल्कुल राणे साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम 2020 की बात करते हैं, जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन किया, मुझे लगता है कि सरकार का ये कोई तरीका नहीं था लॉकडाउन करने का, इनके पास कोई प्लान नहीं था। चाहे वो नोटबंदी आप देख लीजिए, चाहे वो लॉकडाउन आप देख लीजिए। देश में जिस तरह से जब पहला मरीज देश के अंदर कोरोना का 30 जनवरी को पहला मरीज पाया जाता है, उसके बाद भी सरकार अवेयर नहीं होती। आप देखिए उसके बाद भी 26 फरवरी को जो है ये जो है गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका स्वागत करते हैं। आप देखते हैं किस तरह से सरकार जो है अपने आप में मशगूल थी, वहां पे वो जश्न मनाने में मशगूल थी, उनका स्वागत करने में मजबूर थी। मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार गिराने में मशगूल थी। यानी कि इस सरकार के पास जो है इस देश की जो जनता है उसकी कोई फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ चिंता है और परवाह है तो अपनी सरकार बनाने की और अपने आप को वाहवाही लूटने की। आप देखिए जिस तरह से देश की जनता आज रोड पे मर रही है, इन्होंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे देश में देखिए डॉक्टरों ने उसके लिए आवाज उठाया। पीपीई हमारे देश के डॉक्टरों के पास नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं था कि हम इस कोरोना को कैसे कंट्रोल करें, कैसे क्या-क्या व्यवस्था करें। आप देखिए जिस तरह से अभी गुजरात के अंदर जो आपने देखा कि जो है वेंटिलेटर जो है वेंटिलेशन मशीनें जो खरीदी गई, वो बिल्कुल डुप्लीकेट थर्ड क्लास की मशीनें खरीदी गई, जिसका आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स, नेताओं के साथ बहुत करीबी संबंध थे। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्टैक्ट दिया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी थे। यानी कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी देखिए बहुत सारे घोटाले किए। अभी आप उत्तराखंड के देखिए, वहाँ के जो वहाँ के उत्तराखंड के जो आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी अभी घोटाले में शामिल हुए हैं, जिनको अभी जल्दी इस्तीफा देना पड़ा। आज की वो मुझे लगता है खबर है। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है कहीं न कहीं जो है पूरी तरह से फ्लॉप है। और संतोष जी हम फिर लौट के आते हैं आपके पास। मनोज जी, इस बात को हम आपसे समझना चाहते हैं कि संतोष जी जो कह रहे हैं वो एक साधारण व्यक्ति की समझ में आता है कि वही है जो नमस्ते ट्रंप किया गया था। नमस्ते ट्रंप सिर्फ विश्व बैंक से $1 बिलियन कर्ज के लिए प्रसन्न करने के लिए किया गया था। $1 बिलियन का कर्ज मिल जाए, सिर्फ इस बात को प्रसन्न करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। अब प्रश्न यही उठता है कि जब $1 बिलियन का कर्ज अगर लिया जाए तो इस समय $1 बिलियन की कीमत तकरीबन 3,700 करोड़ रुपए की होगी। 3,700 करोड़ रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया, इसका मतलब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था किस तरह से चरमराई है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। मनोज जी। निश्चित तौर पे राणे साहब, आपके जो तथ्य हैं वर्ल्ड बैंक को लेके और डोनाल्ड ट्रंप जो आए भारत यात्रा, ये एक बड़ा कारण था और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे कारण भी थे और वो था ट्रंप का जो सेकंड टर्नओवर का चुनाव था। क्योंकि दोनों देशों ने, जब मोदी का चुनाव 19 का था तो अमेरिका में जाके हाउडी मोदी जैसा प्रोग्राम होता है और फिर नमस्ते ट्रंप जैसा प्रोग्राम इंडिया में होता है। क्योंकि तमाम सारी संख्या अमेरिका में हिंदुस्तानियों की है जो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता से बड़ा ना तो किसी देश से कर्ज लेना हो सकता है, उसकी जान माल को जोखिम में डाल दिया जाए, या इस बात को कहा जाए कि क्या नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका वाली नीतियां जिससे भारत कभी आज तक नहीं दबा। अगर आप भारतीय इतिहास को उठा के देखें, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, चाहे वो, मैं इवन बीजेपी की भी बात करूंगा कि बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी झुकाव अमेरिका के प्रति इतना कभी नहीं रहा जितना इस सरकार का रहा। तो इस बात में शायद मेरे ख्याल से आपके तथ्य बिल्कुल सही है। ये सरकार पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी है। ये सरकार कहीं से भी इस देश की जनता को जो एक रिवाइव करना चाहिए था, जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए था, कई फैसले हुए आर्थिक को लेकर, चाहे वो नोटबंदी जैसा फैसला हो, चाहे आप जीएसटी जैसा फैसला हो, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जरूर मैं चर्चा में लाऊंगा और इस पर बात भी होनी चाहिए, जिस निजीकरण की सबसे ज्यादा बात करती है बीजेपी की सरकार, क्या आज इस महामारी में वो निजीकरण कहीं पे टिक पा रहा है? क्या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के पेशेंटों का इलाज
हो पा रहा है? क्या कोई प्राइवेट रेलगाड़ी जो चलाई गई थी, क्या वो प्राइवेट रेलगाड़ी कोविड-19 के नाम से हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनको हो पा रही है? क्या प्राइवेट संस्थान लगता है हमारा संपर्क मनोज जी से टूट गया है, तो इस प्रश्न को हम आगे लेकर के आपके साथ आ रहे हैं। जावेद जी, अगर हमारी आवाज आ रही है तो आप जरा इशारा करके बता देंगे। जावेद जी, जावेद जी, हम इस प्रश्न को समझना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार केवल $1 बिलियन कर्ज के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकती है, कोरोना आयात करने का रिस्क ले सकती है, तो जो 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की गई और दूसरा जो 1,70,000 करोड़ रुपए की पहले पैकेज की घोषणा की गई, जो जनधन योजना में पैसे ट्रांसफर करने की बात थी, और जब हम जाकर के जनधन योजना के वेबसाइट पे चेक करते हैं तो पता चलता है केवल 7,424 करोड़ रुपया ही जनधन योजना में रिलीज किया गया है। दावा 1,70,000 करोड़ का किया जाता है, रिलीज केवल 7,424 करोड़ ही किया जाता है। ये क्या घोटाला है? ये पूरे देश के नागरिकों को गुमराह करने की कौन सी नई साजिश है? जावेद जी। राणे साहब, भारतीय विचारधारा से निकल के आई है। इसको जिसने स्थापित किया है वो विचारधारा ही पूरी तरीके से मिथ्या पर आधारित है, जिसकी बुनियाद ही झूठ पर है। उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो देश का कोई भला करेगा। आप जरा देखिए, जो आपने सवाल, आर्थिक स्थिति इस देश की इतनी दयनीय हो गई कि 2014 के बाद से और 2019 तक दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज उठाने वाला देश हमारा बन गया। एडीबी जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, उससे सबसे ज्यादा हमने कर्ज लिया। किस लिए लिया? स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, इस प्रोजेक्ट के नाम पर, उस प्रोजेक्ट के नाम पर, और उसके रिजल्ट क्या निकलना है हमारे सामने। ये पैसा किस तरीके से इन्होंने $406 अरब रुपया इन्होंने लिया। मनोज जी ने जो सवाल उठाया था नमस्ते ट्रम्प का, भारद्वाज जी ने भी उठाया। आप जरा देखिए कि हमको $1 बिलियन कर्ज लेने के लिए हम उसको अपना, आज की तारीख में ये सरकार कहती है कि वो हमारा सबसे निकटतम दोस्त है, और उस दोस्त ने हमारे दुश्मन को किस तरीके से कल मदद की है, ये देखने लायक है। जो हमारे दुश्मन को मदद कर सकता है वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? ये जो विचारधारा है, ये मुसोलिनी की विचारधारा, ये हिटलर की विचारधारा कि सब कुछ लूट लो, देश की अर्थव्यवस्था को आपने विनाश के कगार पे पहुंचा दिया। इस देश में अगर किसान नहीं होता तो इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी होती। इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। जो राहत पैकेज की बात की, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये राहत पैकेज नहीं है, ये इस देश के लिए आफत पैकेज है। दुनिया के सारे देश कोविड-19 को लेकर अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये सरकार किसी तरीके की मदद नहीं कर पाई। जो सवाल जनधन योजना का आपने उठाया, किया गया कि महिलाओं को देंगे, पुरुषों को नहीं देंगे, जीरो बैलेंस में ये करेंगे। मतलब किस तरीके से गुमराह करने का ये प्रयास ये मशीनरी करती है, टॉप टू बॉटम। भारतीय जनता पार्टी या उसके जो दीगर संगठन है, जो उसके समर्थक संगठन है, इस तरीके से वो जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैं एक बात को स्वीकार करता हूं विपक्षी दल के नाते या एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, कि हम लोग उस तरीके से चोट नहीं कर पाए। आप देखिए कि जिस गुजरात मॉडल का आपने जिक्र किया था, जिसका मुद्दा उठाया था, आज संतोष जी हम आपके पास आ रहे हैं। संतोष जी, एक बात हम समझना चाहेंगे कि अगर सरकार वास्तव में कोरोना से ही लड़ना चाहती थी या कोरोना को कंट्रोल करना चाहती थी, वायरस पे कंट्रोल चाहती थी, वायरस को हराना चाहती थी,
लोगों को जिताना चाह रही थी। तो ये जो पुलिस के हाथ में चाइना के डंडे हैं, जो हमारी सरकार बार बार कहती है कि चाइना का कोई समान प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जिन हमारे देश के पुलिस के हाथों में चाइना के डंडे हैं, उसी चाइना के डंडे से बुरी तरह से भारत के नागरिकों को पिटवाया जा रहा है। अगर कोरोना को कंट्रोल करने का है तो ये पिटवाने क्या क्या सामंजस्य हो सकता है? संतोष जी। जी, बिल्कुल सागर से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आप देखें कि जब इनको पीपीई आप अभी जो बात कर रहे थे, पीपीए की बात कर रहे थे, जब इनको बेसिक किट की व्यवस्था करनी थी, तब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लोगों को जो है थाली और डंडे बजवा रहे थे, लाइट के टॉर्च जलवा रहे थे। आप बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप रात को 8 बजे आते हैं और आप बोलते हैं कि आज से लॉकडाउन हो जाएगा। आप देश की गरीब जनता, आपको पता है कि हमारे देश की गरीब जनता करीब 60 से ज्यादा परसेंट की आबादी हमारे देश की जनता डेली कमाने और डेली खाने वाली है, एक मिडिल क्लास फैमिली है। लेकिन उसको आपने ध्यान में ना रखते हुए आपने एकाएक आए और आपने लॉकडाउन कर दिया, यानी कि आपके पास कोई रणनीति नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। आपने मुझसे सवाल किया था कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी सरकार है, यह 30 करोड़ देश की जनता आबादी जो हमारे देश की जो गरीब तबके की है, क्या उसको भूखों सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया? बिल्कुल सत्य है। आप देखिए जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे, फेसबुक पे, ट्विटर्स पे, हर जगह आपको खबरें दिख रही हैं कि किस तरह से लोग पानी के लिए मर जा रहे हैं, खाने के लिए मर जा रहे हैं, इनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप जो इतना महामारी आज देश में जो है इमरजेंसी जैसे हालात हैं, उसको छोड़ दीजिए। आपने बिना किसी प्लानिंग के आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आपको एक प्लान बी में करना चाहिए था। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। अभी भी आप देखिए सरकार लगातार काम कर रही है। इन्होंने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश की जनता को दिया है, वो संतोष जी, संतोष जी, अभी पैकेज की बात नहीं, हम सीधी बात ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर जी, कोरोना से लड़ने की बात थी तो चाइना वाली लाठी से देश के नागरिकों को क्यों पिटवाया जा रहा है? क्योंकि ये बीमारी से बिल्कुल लड़ने के तरीके नहीं हो सकते। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लड़ने के तरीके नहीं हो सकते हैं। देखिए सरकार के पास कोई तरीका नहीं है, उनके पास कोई प्लान नहीं है। जब सरकार के पास अपने कुछ के प्लान नहीं है या उनके पास बेसिक सुविधाएँ नहीं है, आखिर उनको डंडे से पिटवाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देश की जनता में आक्रोश है। देश की जनता जिस तरह से आप देखिए लोग घरों में पैक हैं, इतने दिनों 21 दिन तक उन्होंने लॉकडाउन सहा है। अब देश की जनता के अंदर जो एक उबाल आ रहा है, उसको लोग रोड पे बाहर निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार को एक जो अपनी आप कह सकते हैं कि जो है सरकार हिटलर शाही करना चाहती है, हिटलरबाजी करके आम जनता की, देशवासियों की आवाज को दबाना चाहती है। वो उसका सहारा पुलिस प्रशासन को लेकर कर रही है। आप देखिए सरकार जो है वो बेसिक चीजें व्यवस्था नहीं कर रही है। आज आम आदमी खाने के लिए मर रहा है, चीजों के लिए कर रहा है। आप जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस तरह की राजनीति हुई। आम जनता रोड पे मर रही है। आप देखिए जिस तरह से अभी कांग्रेस सरकार ने जो है उनको 1000 बस देने का काम किया। उसमें आप देखिए योगी जी ने किस तरह से उत्तर जी प्रदेश जी, के संतोष जी, हम लौट करके फिर आपके पास आ रहे हैं। संतोष जी, हम फिर लौट के आ रहे हैं। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक बात जिस तरह से ये कह रहे थे कि ताली और थाली पिटवाई गई, तो ये हमारे हमारे देश में पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान सेवक और चौकीदार हैं। अगर प्रधानमंत्री होते तो प्रधानमंत्री की अपनी देश के प्रति रिस्पांसिबिलिटी होती है, देश के नागरिक उनको प्रिय होते हैं, देश के इंस्टीट्यूशन उन्हें इंस्टीट्यूशन पे भरोसा होता है। ये जो काम उन्होंने किया था, इटली में 16 मार्च को टार्च जलाए गए थे, 18 मार्च को ताली और थाली की पीटी गई थी। ये देखने के बाद ही हमारे प्रधान सेवक ने वो फॉलो किया था। तो क्या ये हम मान ले कि हमारे प्रधान सेवक किसी की सुनते नहीं, उनके दिमाग में जो आता है वही करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इस बात में किसी तरीके का राणे साहब किसी बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक शब्द इस तरह का कहा जाए, वो शब्द मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री के प्रति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन चौकीदार और प्रधान सेवक के प्रति जरूर कहा सकता है। ये बिल्कुल सनकी, एक जो सनक वाली बात होती है, और इसी के आधार पे इन्होंने मेरे ख्याल से अब तक काम करते हुए चले आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा के आधार पे देश के नेचर के बारे में नहीं पता था?
कैसा है, यहाँ की जनता किस तरह के आडंबर पाखंड को मानती। मैं तो तमाम सारी उन बातों को याद दिलाता हूँ जो प्रधानमंत्री बनारस के घाटों पे खड़े होकर घंटों पूजा पाठ किया करते। ये देश के प्रधानमंत्री, मैं किसी पूजा पाठ को रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात तो सोचनी पड़ेगी, ये बतानी पड़ेगी कि अगर देश का प्रधानमंत्री ये काम करेगा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कितने लोग उस बात को करना शुरू कर देंगे। शायद मेरे ख्याल से बीजेपी को भी आइडिया नहीं रहा होगा, प्रधानमंत्री जी को भी आइडिया नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन लोग ताली ताली बजाए, कर्फ्यू हुआ, इसके बाद सड़कों पे उतरे, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस बात की घोतक है राणे साहब कि इस देश को पूरी तरीके से जाहिल बनाए रखना चाहते हैं कुछ संगठन और कुछ ये राजनीतिक दल। वो नहीं चाहते कि इस देश की पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक जो हैं, जो SC ST हैं, वो पूरी तरीके से इसी तरह के आडंबर में घूमा करें, और जो बड़े बड़े इन पार्टियों का, बड़ी बड़ी जो व्यापारिक घराने, इनके जो अपने एजेंडाज हैं, वो सेट होते रहे। गरीब का बेटा मारा जाएगा। क्योंकि मैं तो कहता हूं ना, कोरोना के अलावा क्या इस देश में किसी अमीर की भूख से मौत हुई क्या? कोई बता सकता है जी। कि फला व्यक्ति का बेटा, फला व्यापारी का बेटा, फला बहुत बड़े IAS का बेटा भूख से मर गया क्या? नहीं मरा। और अब जब नहीं मरा तो ये बात कहीं ना कहीं इस बात को तय करती है कि ये पूरी साजिश है इस देश को खत्म करने की। जी, संतोष जी, आपके पास प्रश्न लेकर के आ रहे हैं जिनको एक तरह से विचारक माना जाता है और प्रमुख विचारक RSS का माना जाता है, गोलवलकर जी। गोलवलकर जी की सोच ये थी कि इस देश में जितने कम लोगों के पास पूंजी रहेगी उतना ही कंट्रोल करना आसान रहेगा। तो क्या ये सरकार इस रास्ते पे आगे बढ़ रही है कि हमारे देश में कम से कम लोगों के पास पूंजी रह जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच जाए? संतोष जी। जी, बिल्कुल राणे साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो बैक सपोर्टिंग जिसने पार्टी बना रखा RSS, यानी RSS के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी काम करे, उसी के अभिन्न अंग है। तो बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। आप देखिए, तो ऑफकोर्स ये चाहती है गरीबों के पास धन ना रहे, गरीब खाने के लिए मरे। हिटलर, जिस तरह से हिटलर अपने देशवासियों को सिर्फ जीने और खाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं देता था, सेम उसी पैटर्न पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चल रहे हैं कि इस देश की जनता के पास उतना ही खाने और जीने के लिए व्यवस्था हो, ताकि वो उसको जीने को भी अपना जीवन को धन्य समझे। यानी अगर उसको खाने को मिल जाए तो भी वो अपने जीवन को धन्य समझेगा। सेम उसी पैटर्न पे काम कर रही है। आप देखिए, जिस तरह से GST लाया गया, ये सरकार कहती है कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप देखिए, रोजगार देने की बातें छोड़िए, ये रोजगार छीनते चले जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम देश की महंगाई को कम करेंगे। आप देखिए, डीजल, पेट्रोल और खाने की सारी व्यवस्थाओं को देख किस चरम तक आज पहुंच गया है। आप देखिए, सरकार जो है, जो कहती है वो करती नहीं है। यानी कि सरकार सिर्फ उन पूंजीपतियों की बात करती है। आप चाहे देखिए विजय माल्या, आप देखिए इस लॉकडाउन के अंदर उन पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना इस देश की, उन पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया जो देश के भगोड़े हैं और देश छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन आपको उन देश की गरीब जनता की परवाह नहीं है, जो बेचारा रोड पे मर रहा है, सड़कों पे मर रहा है, खाने के लिए मर रहा है, उसकी परवाह नहीं। आप प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे टीवी चैनलों पर आते हैं और आप सिर्फ देश के बोलते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आप क्या चाहते हैं? मुंबई से चल करके बंदा जो है 1200-1500 किलोमीटर, गुजरात से चलकर लोग 1500-1500 किलोमीटर चल के पैदल आ जा रहे हैं। आप उनको बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। अरे आप आत्मनिर्भर बनने की उस परिभाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। आप उस पद पे बैठ करके प्रधानमंत्री की गरिमा को आप शर्मसार कर रहे हैं। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये शर्म आती है हमें कहते हुए उन्हें। जिस तरह से संतोष जी, फिर हम आपके पास लौट के आते हैं। जो अहम प्रश्न है जिसके लिए आज ये वार्ता बुलाई गई है, मनोज जी, उसे हम समझना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मेडिकल जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट नहीं है, वो भी ध्वस्त है, किसी के रहने खाने मजदूरों की व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि ये सरकार पूरी तरह से फेल कर गई है। और जब लोकतंत्र में सरकार फेल कर जाए आर्थिक तौर पे और इस तरह से मेडिकल के तौर पे, कानून व्यवस्था के तौर पे, उस समय चुनाव कराना संभव न हो, तो एक ही विकल्प बचता है, जब तक देश में पूरी तरह से शांति और माहौल
ठीक न हो जाए तब तक एक ही विकल्प बचता है कि देश में सर्वदलीय सरकार बना दी जाए, जिसे राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, क्या इस देश में राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता प्रबलता से महसूस होने लगी है? मनोज जी। निश्चित तौर पे आपका ये जो सुझाव है और देश इस बुरी परिस्थितियों में जिस तरीके से जूझ रहा है, या आप कह सकते हैं कि आज भारत के सामने जो विकट स्थिति और आने वाली है, इस तरह की कल्पना की जा सकती, बात की जा सकती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि भाजपा जैसी सरकार को हमारे जितने भी स्तंभ हैं, आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ आज पूरे तरीके से सरकार के कदमों में दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भी मतलब मन में झिझक नहीं है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, सब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार के कदमों में हैं। वो ऐसी कोई परिस्थिति को डेवलप करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि सहायक बनेंगे। ना न्यायपालिका सरकार पर सवाल उठा रही, आज प्रवासी मजदूरों को लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, अब सुनवाई कर रहा है जब मजदूर पता नहीं कितने हजारों मजदूर पैदल हजारों किलोमीटर चलते चलते गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही अपने प्राण पखेड़ उड़ गए। इस देश में सबसे सस्ती एक चीज मिलती है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी नजरों में इस देश में सबसे सस्ती किसान मजदूर आम आदमी की जिंदगी है। तो जिस देश में आम आदमी की जिंदगी सबसे सस्ती मिलती हो, वहां पे ये बात कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है कि सर्वदलीय सरकार जैसी चीज, क्योंकि इस देश में तो कब्जा है, मनुवादियों का कब्जा है, उन लोगों का कब्जा है जो आरएसएस के लोग बैठे हैं, आरएसएस के लोग जो आज देश को चला रहे हैं जिस तरीके से, उनका कब्जा है। निश्चित तौर पे अगर एक बात मैं कह सकता हूं कि अगर आज किसी समाजवादी विचारधारा की सरकार होती, क्षेत्रीय दलों का मिलकर एक थर्ड फ्रंट की सरकार होती, तो निश्चित तौर पे ये चीजें लागू हो सकती थी। लेकिन ऐसी सरकार जो है, हाँ, जनता के बीच जब जाएंगे, चुनाव होगा, तो ये बात जरूर मैं कहूंगा कि इस देश की जनता महान है, समय आने पे सबको उसकी औकात बता देती है। फिर वो चाहे कोई 35-40 साल तक राज करने वाली पार्टियां हो, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो, या फिर भाजपा जैसी सरकार हो, सबको समय समय पे उसने जवाब दिया है। संतोष जी, हम आपके पास आ रहे हैं इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कि मनोज जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। ये इनका इशारा ये था कि हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है वो क्लर्कियल फासिज्म की व्यवस्था चल रही है। और क्लर्कियल फासिज्म कहते किसे हैं? वो क्लर्कियल फासिज्म का मतलब होता है कन्फ्लुएंस ऑफ फासिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। कि इसका मतलब यह है कि फासीवाद और धार्मिक हठधर्मिता का संगम हो गया है। बावजूद इसके इस देश को बड़ी मुश्किलों से आजाद कराया गया था। इस देश को फिर से गुलाम हो जाए उससे पहले क्या कोई प्रयास ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये देश गुलाम ही ना हो पाए और आजाद रहे? संतोष जी, कोई प्लानिंग है आपके पास? सर देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर ऐसा सर्वदलीय जो सारी पार्टियां हैं अगर वो चाहेंगी तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप पूर्ण बहुमत सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इस स्थिति में आज देश की आपात स्थिति में ऐसा हो पाना, जैसे कि मनोज साहब ने कहा कि जो है पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, उसके लिए देखिए उसके लिए पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है उसको करने के लिए, वो मुझे लगता है एक टफ टास्क होगा। लेकिन हाँ, ये हम इसका इंतजार कर सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में बैठ करके तानाशाही कर रही है, देश की उस जनता को शोषण कर रही है, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों का शोषण करने वाली सरकार है यह। और आप देखिए तो यह सरकार जो आने वाले जनता है हमारे देश की, इस सरकार को उतार के फेंकेगी, हमें उसका वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा मुझे लगता है। आप देखिए अगर हमारे देश की जनता जिस तरह से इस चीज को बर्दाश्त कर रही है, वो देख रही है कि जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए सरकार ने, झूठे सपने दिखाए गए लोगों को, ये सब कुछ आप देखिए एक छलावा था, एक छल कपट है, और ये देश की जनता को बखूबी समझ में आ गया है राणे साहब। तो मुझे लगता है कि यह देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, इनको जो है आने वाले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। मनोज जी, हम आपके पास प्रश्न लेकर के आते हैं।
चूंकि समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों पे आगे बढ़ती है, लोहिया जी के सिद्धांतों पे आगे बढ़ती है, और लोहिया जी का जो सबसे अहम सेंटेंस थे और उनका जुमला कह लीजिए, जुमला ये था कि वो कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। तो क्या इस देश को इंतजार करना चाहिए कि कितना तबाही के रास्ते पे पूरा देश पहुंच गया है? अब भी क्या इंतजार करना चाहिए? अगर इंतजार नहीं करना चाहिए तो जो लोहिया जी डायरेक्ट एक्शन की बात करते थे, क्या डायरेक्ट एक्शन के लिए आगे बात बढ़नी चाहिए? मनोज जी। निश्चित तौर पे इसमें राणे साहब किसी तरीके का शक नहीं कि लोहिया जी का वो जो नारा था कि जिंदा कौमें 5 साल बिल्कुल नहीं इंतजार करती हैं, और सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। अगर सड़कें सूनी रहेंगी तो निश्चित तौर पे जो सत्ता होगी वो आवारा हो जाएगी, वो जो सत्ता होगी वो हिटलरशाही वाली हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पिछले जो 5 साल बीते मोदी सरकार के, उसके खिलाफ इस देश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, और जो अब इसका जो टर्नओवर है इसमें भी किसी तरीके का बड़ा आंदोलन अब तक नहीं देखने को मिला। लेकिन जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पे हो या जिस तरीके से, उन सारे आंदोलनों को मैं उन्हीं 4 स्तंभों का नाम लूंगा, पत्रकारिता हो चाहे न्यायपालिका हो, उसने उसको पूरी तरीके से कुचल दिया है। क्या हम तमिलनाडु के किसानों वाली बातों को भूल सकते हैं कि किस तरह किसानों ने, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इस इतनी उम्र में, 40 साल की उम्र में मैंने कभी देखा कि अपना मूत्र पी के किसानों ने वहां अनशन किया और किस तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर लौटते रहे, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी रही, किसानों के लिए उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पूरा तंत्र कब्जा कर रखा है। अब आंदोलन की जरूरत है, वो भी आंदोलन इस तरह का होना चाहिए जो केरल से लेके कश्मीर तक होना चाहिए, जो गुजरात से लेके पूरी तरीके से पूर्वोत्तरी राज्य जो है, उस हर सिक्किम, मेघालय और नागालैंड, कोई ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए जहां पे जनता आंदोलित ना हो। तभी इस सरकार को चेत किया जा सकता है और सरकार शायद हो सकता है जनता के प्रति, जनता के लिए काम करना शुरू कर दे। अभी तो एजेंडे चल रहे हैं, चाहे वो आरएसएस के एजेंडे हों, विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे हों, या जो जनसंघ से लेके और बीजेपी तक के एजेंडे फिक्स थे, उसी पे काम हो रहा है। जनता के लिए, आम जनता के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। वो मंदिर की बात मैं कह सकता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि वो मंदिर का काम कर सकते हैं। वो आरक्षण को जो इस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बीच में हम ऐसा कर देंगे आरक्षण को कि आरक्षण नहीं रह जाएगा, और इस तरीके से, और वो हमारे नेता एक बात कहते हैं कि ये 22 करोड़ लोगों की सरकार है, तो ये 22 करोड़ लोगों के लिए ही सरकार चलाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से सचिव की पीएमओ में भर्ती होने लगी, डायरेक्ट कोई भी आके उसको वो सचिव बना सकते हैं, आईएएस बनने की, आईएएस परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जन आंदोलन की जरूरत है, किसी जेपी की जरूरत है, किसी लोहिया की जरूरत है, किसी ऐसे एक लीडर की जरूरत है जो इस देश को हुंकार भर सके और देश पूरी तरीके से खड़ा हो सके, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से महिमा मंडप वाली हकीकत को बता नहीं सकती। अगर हकीकत आ जाए तो हो जाएगा। संतोष जी, इतने लीडर हैं, बड़े पैमाने पे लीडर उपलब्ध हैं, क्या इतने लीडर की उपलब्धता के बावजूद हमें दूसरे लीडर की तलाश करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए, या फिर कोई आंदोलन छेड़ना चाहिए? जैसे आपके नेता का जो अभी व्यक्तित्व उभरा है, वो ये उभरा है कि वो क्रांतिकारी हैं, क्रांति के लिए आगे बढ़ते हैं, आंदोलन करेंगे। तो क्या आप इस दिशा में कोई इस तरह की रणनीति बनाएंगे, रणनीति पे काम करेंगे कि चूंकि अभी जो खतरनाक स्थिति हुई है उसके लिए जरूरत है? जब हमारे यहाँ एपिडेमिक एक्ट 1879 था, बावजूद इसके पैंडेमिक एक्ट 2020 बना करके उसमें जो कठोरता ये लाई गई कि अब अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे 5 साल की जेल की 5 से 7 साल, यानी 6 महीने से लेकर के 5 साल, अगर साधारण तरीके से उसने उल्लंघन किया है, कठोर तरीके से उल्लंघन किया है, तो 6 महीने से लेकर के 7 साल।
और जो उसको मुआवजा आर्थिक दंड होगा 1 लाख से 5 लाख तक का। तो ये क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये व्यवस्था पूरी तरह से अरिस्टोक्रेसी के आधार पे पूरी तरह से डिक्टेटरशिप के लिए व्यवस्था की जा रही है? अगर डिक्टेटरशिप आ ही गई तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर क्या आप 150 साल लड़ाई लड़ेंगे लोकतंत्र के लिए या अभी से शुरू करेंगे? संतोष जी। राणे साहब, बिल्कुल आप जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और उसकी जो काम करने की शैली है वो पूरी तरह से मनवादी व्यवस्था के से काम कर रही है। आप देखिए जिस तरह से पहले मनवादी व्यवस्था थी हमारे देश में, आरएसएस आज भी उसी फंडे पे चल रही है। डिक्टेटरशिप लाना चाहती है देश के अंदर, बिल्कुल आपकी बात सही है, वैसे ही चाहते हैं। आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी है लगातार यह भारतीय संविधान के अंदर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हमारे देश को संविधान दिया है उस संविधान के अंदर लगातार संशोधन करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने जल्दी इस लॉकडाउन के अंदर एक लेबर लॉ जो गरीब मजदूरों के हित में काम करता था उसको अंदर इन्होंने संशोधन करने का काम किया। आप देखिए जिस तरह से आप मजदूरों का शोषण होता है, किसानों का शोषण हो रहा है, उसके बाद इन्होंने जो है उसको एक और संशोधन करके ताकि इस देश की जनता के जो गरीब आबादी है 60% की उसको और शोषित किया जा सके, उनको और दबाया जा सके। ये उसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं, उसी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। संविधान के अंदर चाहे आरक्षण की बात कर लीजिए, अभी देखिए फॉरवर्ड क्लास के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी बड़े नेता ने आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ। इन जो भी ये काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दलित समाज के नेता हैं, ओबीसी समाज के नेता, लेकिन आप देखिए जिस तरह से कोई भी ऐसा लीडर आवाज उठाने का साहस नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि यह सरकार जो है चाहे उसके पीछे ईडी का डर हो, चाहे वो आप देखिए सीबीआई का डर हो, कहीं ना कहीं ये सरकार जो है लोगों को डरा धमका करके तानाशाही करने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है। और कोई भी पार्टी जो है इसके खिलाफ जाने का मतलब जा नहीं सकती। आप देखिए प्रयास नहीं कर रही है। आप देखिए जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप इस सरकार 5 साल पिछली सरकार बीत गई, लेकिन किसी भी पार्टी ने एक बड़ा जन आंदोलन नहीं किया है जो इस सरकार के खिलाफ हो। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और चाहे पूरे देश में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने रोड पे उतर करके जो है इसको आंदोलन करने का प्रयास नहीं किया है। आप देखिए सिर्फ ट्विटर्स और पे ही बैठ के, फेसबुक पे बैठ करके ही सिर्फ जुबानी जंग लड़ी जाती है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक कि आप धरना प्रदर्शन ना दें। देश की जनता को कैसे पता चलेगा? संतोष जी हम फिर आपके पास लौट के आएंगे। जिस तरह से चर्चा चल रही, चर्चा इस बात की तरफ बढ़ रही थी कि सरकार हर मोर्चे पे फेल है, आर्थिक मोर्चे पे फेल है, सामाजिक संरचना बना नहीं पा रही, सामाजिक जो दायित्व है वो निभा नहीं पा रही है, और जो खास तौर से महामारी से लड़ने की उसकी सोच थी, जिस देश को महामारी से लड़ना चाहिए था वो महामारी से लड़ने की बजाय देश के नागरिकों के साथ लड़ रही है। तो इसका मतलब वो है पूरी तरह से वो दिशा भ्रमित हो गई है। और जो चीज सरकार पूरी तरह से दिशा भ्रमित है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी लगता है कि विपक्ष को जिस तरह से भूमिका निभानी चाहिए थी विपक्ष भी शायद पूरी तरह से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। परिस्थितियां जो भी हैं, तो ये लगता है कि आज जो हालत है इस हालत को देखते हुए, चूंकि अभी आपस में द्वंद्व करने का समय नहीं है, तो एक ही रास्ता बनना चाहिए और ये रास्ता पूरे राष्ट्रपति के पास जाकर के सारे विपक्ष को लेकर के ज्ञापन देना चाहिए कि जो स्थिति है सरकार सक्षम नहीं है कि ये देश की व्यवस्था चला सके, और जब तक ये पूरी तरह से देश सुरक्षित नहीं हो जाता, महामारी से निपट नहीं जाता है, तब तक चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक मिली-जुली सरकार बना दी जाए, राष्ट्रीय सरकार बना दी जाए, ताकि गरीबों का ख्याल रखा जा सके, उनका पेट भरा जा सके, अनाज उनके घर में पहुंचाया जा सके, केवल कागज ही सुहाने न लगे, जमीन भी सुहाने लगे। जब कहा जाए कि गरीबों को राहत पैकेज मिले तो उनको राहत पैकेज मिलना चाहिए, वास्तव में उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। केवल ये नहीं 20 लाख करोड़ के आप कह दीजिए राहत पैकेज दे, और आपकी वित्त मंत्री ठेला लगा करके लोन मेला लगा करके चले कि लोन मेला है, आओ लोन ले लो,
ये नहीं चलने वाला है। इसलिए जरूरत इस देश की है कि किसी भी कीमत पे अगर विपक्ष नहीं तैयार होगा तो हमें ये साफ तौर पे दिखता है इस समय मजदूर पूरी तरह से कमर कस करके तैयार है। जिस दिन वो घर पहुंचेगा इस देश में वो राष्ट्रीय सरकार चाहेगा। आप जानते हैं दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई है कोई क्रांति सत्ता के लिए नहीं हुई है, हर क्रांति रोटी के लिए हुई है। सत्ता के लिए समझौते होते हैं, क्रांति हमेशा रोटी के लिए होती है। इस समय 40-48 करोड़ लोग ऐसे देश में होने जा रहे हैं जिनके पास रोटी नहीं होगी, या तो वो अपने बच्चों को मार के खाएंगे या फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। उस अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रपति जी को भी संज्ञान लेना चाहिए और एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की पहल करनी चाहिए। तभी ये देश बच सकता है, देश सुरक्षित रह सकता है। अब समय इजाजत नहीं देता, हमें यही वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के दर्शकों को सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग, सब्बा खैर, जय भीम।